का टेस्ट विक्रम VT-21 प्लेटफॉर्म से होने वाला है। डीआरडीओ जल्द ही नाग MK2 मिसाइल का परीक्षण विक्रम टैंक से करने वाला है और अगर परीक्षण सफल रहा तो भारतीय सेना अपने एडवांस्ड बख्तरबंद को नाग MK2 मिसाइल से लैस कर देगी। विक्रम VT-21 पर तैनात होने के बाद MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दुश्मनों के टैंक की काल बनेगी। दुश्मन के टैंकों के चिथड़े उड़ेंगे, लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन को किलर क्यों कहा जा रहा है और विक्रम टैंक से नाग MK2 मिसाइल के परीक्षण से भारतीय सेना की ताकत कैसे बढ़ेगी, आज इस मुद्दे पर करेंगे बात, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। डीआरडीओ का नया किलर, दुश्मन के टैंकों के लिए जहर। भारत का नागास्त्र ताकतवर, चीन पाकिस्तान कांपेंगे थर-थर। दुश्मनों में नाग का भय, टैंकों के चीथड़े उड़ना तय। हिंदुस्तान का यह हथियार कहर बरपाएगा, उसके वार से दुश्मन बच नहीं पाएगा। दुश्मन के टैंकों पर प्रहार करेगा, एक ही वार से दुश्मन के टैंक को भस्म करेगा। इसका प्रहार इतना प्रचंड होगा कि पाकिस्तान को संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। ये ड्रैगन के इरादों पर वज्रपात करेगा, एक ही वार में चीन और पाकिस्तान के टैंकों के चीथड़े उड़ा देगा। सही सुना आपने, जिसके नाम से ही दुश्मन कांपने लगता है। भारत के इस हथियार का नाम है नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसकी ताकत और बढ़ने वाली है। डीआरडीओ नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का टेस्ट विक्रम VT-21 प्लेटफॉर्म से करेगी। विक्रम टैंक से नाग MK2 मिसाइल दागी जाएगी। जल्द ही इसका परीक्षण होने की उम्मीद है। नाग MK2 नाग मिसाइल का एक एडवांस वर्जन है। यह तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मोड पर चलने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। यह मिसाइल सटीक निशाना लगाने के लिए जानी जाती है। इसकी खासियत की बात करें तो नाग MK2 अपने पिछले वर्जन से 4 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देता है, जिसका अनुमान 7 से 10 किलोमीटर तक है। नाग MK2 मिसाइल का फ्रेम बेहद हल्का है, जिससे विक्रम VT-21 और BMP-2 पैदल सेना से लड़ने वाले वाहनों सहित कई प्लेटफॉर्म पर इसकी आसानी से तैनाती की जा सकती है। यह एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर और एक टेंडेम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड से लैस है। वहीं जिस प्लेटफॉर्म से नाग MK2 मिसाइल का टेस्ट होना है, जिस टैंक से इसे दागा जाना है, इसकी खासियत और ताकत के बारे में भी जान लीजिए। विक्रम VT-21 एक एडवांस बख्तरबंद वाहन है, जिसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और भारत फोर्ज के सहयोग से विकसित किया गया है। विक्रम VT-21 एक हल्का शक्तिशाली वाहन है, जिसे भारतीय सेना की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इसे भविष्य का इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल माना जाता है। विक्रम VT-21 प्लेटफॉर्म के साथ डीआरडीओ नाग MK2 को टेस्ट करने वाला है, जिसके बाद भारतीय सेना की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। विक्रम VT-21 और नाग MK2 का किलर कॉम्बिनेशन दुश्मन के टैंकों का काल बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं और डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता मेरे साथ पूर्व डायरेक्टर डीआरडीओ मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल शशि अस्थाना, नाग MK2 को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी डिफेंस उसको आपने जिया है। नाग का नाम सुनते हैं तो लगता जरूर है कि कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अलग तरीके से काम करती है, लेकिन ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और विक्रम के साथ अगर इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, कितने डेडली रिजल्ट हो सकते हैं और क्या है? देखिए, भारत को जरूरत थी एक थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक मिसाइल की। थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक मिसाइल का मतलब है कि आप फायर करें और उसके बाद में वो मिसाइल अपने आप लॉक ऑन हो जाए।
और टारगेट को लॉक करके उसके बाद टारगेट कहीं भी जाए वो मिसाइल उसको टारगेट को कहीं भी छोड़ेगी नहीं। तो ये खासियत जो है, ये जो विश्व में जो मिसाइल्स थी वो पहले हमने स्पाइक मिसाइल है इजराइल की, वो ट्राई की थी, लेकिन वो हमें महंगी पड़ रही है। और दूसरी चीज आपने देखा होगा कि एक तो हमें आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, और दूसरी चीज ये है कि अगर हम अपनी चीज अपना हथियार डेवलप करते हैं तो लड़ाई के टाइम में हम उसकी पैदाइश उसको ज़्यादा बना सकते हैं, ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो दुश्मन को मालूम नहीं होगी, जो इजराइल की या अमेरिका की टेक्नोलॉजी है वो सबको मालूम होगी, क्योंकि वो वर्ल्ड में हर जगह उसके डिटेल्स मौजूद होते हैं। इसी मुताबिक अमेरिका भी बहुत पीछे लगा हुआ था हमारे, वो बेचने चाह रहे थे। एक जेवलिन मिसाइल है उनकी, वो भी बड़े समय से लगे हुए थे, लेकिन भारत ने जो है अपने वैज्ञानिकों के ऊपर भरोसा जताया है, और नाग का जो परीक्षण था और नाग का जो प्रोजेक्ट था उसको आगे बढ़ने दिया, और अब वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ के आ रहा है। और नाग जो मिसाइल है, ये मैं बता दूं कि सबसे पहले 3rd जनरेशन मिसाइल है। रेंज की इसमें काफ़ी वैरायटीज हमें मिल सकती हैं, जैसे जैसे प्रयोग होंगे उसी मुताबिक। हेलीकॉप्टर के लिए भी एक हेलीकॉप्टर वर्जन है, हेलिना ध्रुवास्त्र का वो उसको कहा जाता है। उसी मुताबिक अभी इस मिसाइल की खासियत ये है कि एक आदमी, इतनी हल्की है कि आदमी उठा के इसको फायर कर सकता है, तो ये मैन पोर्टेबल सिस्टम में भी इसको शामिल किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ये अभी विक्रम VT-21, ये एक एडवांस किस्म की बख्तरबंद गाड़ी है। और ये क्यों ज़रूरत होती है हमें? क्योंकि बख्तरबंद गाड़ी अगर ऐसे सिचुएशन आती है जहाँ पे जैसे टैक्टिकल न्यूक्लियर बम का खतरा हो, तो उस हालत में इसको फायर करने के लिए और आगे ले जाने के लिए ये बख्तरबंद गाड़ियाँ जरूरी होती हैं। और ये VT-21 के ऊपर भी लादा जा सकता है और BMP-2 के ऊपर भी इसको कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। तो उससे क्या है, और यही दोनों गाड़ियां जो हैं ये हमारे सैनिकों को पूरी सुरक्षा के साथ गंतव्य स्थान पर ले जा सकती हैं। तो ये इसका फायदा है। और जैसा कि मैंने बताया, अमेरिका की ने बहुत कोशिश की, जेवलिन मिसाइल बहुत महंगी थी, और अमेरिका से अभी हमें पता है कि वहां से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वो करते नहीं हैं। तो और उसमें स्पाइक में भी हमें कोई बहुत ज़्यादा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिली नहीं, इसलिए इंडिजिनस प्रोडक्शन थोड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए ये सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि हमारे देश की अपनी एक मिसाइल बने, और वो नाग की तौर पर हमें एक सफल मिसाइल नज़र आ रही है, और उसका सफल परीक्षण की हम उम्मीद कर रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता भी इस वक्त फॉर्मर डायरेक्टर DRDO इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता, जब इस तरीके के वेपन्स को DRDO डिज़ाइन कर रहा होता है, और ख़ास तौर पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे ATGM की हम बात कर रहे हैं, जो मेरी जानकारी कहती है कि जनवरी 2025 में शायद जैसलमेर के आसपास इसका पहली बार टेस्ट ट्रायल किया गया था। इसको डिज़ाइन करने को लेकर क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखी जाती हैं? कि क्या कोई खास टेरेन को लेकर डिज़ाइन किया जाता है, या फिर इसके डिज़ाइन के पीछे कोई और बात रहती है? बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। पहली बात तो मैं कहूँगा कि आपके चैनल को आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप जिस तरह से हमारे स्वदेश में बने हुए हथियारों को जिस तरह से आप जनता के सामने ले जाते हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। देखिए, भारत की जो टेरेन है, जो क्लाइमेट है, बहुत ही विकट है। दुनिया में इतनी विकट परिस्थितियां कहीं नहीं होती हैं, और यही कारण है कि जो विदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं, कोई भी उस तमाम जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं जो कि आर्मी हमसे चाहती आई है। मैं उदाहरण दूंगा कि जैसे नाग 1 की बात करें तो उसका 4 किलोमीटर का रेंज था, और उसको हर परिस्थिति में काम करना था, जिसमें कि जो भारत का थार डेजर्ट है, जहाँ का तापमान मई जून के महीने में 50 डिग्री से भी ऊपर निकल जाता है, और ये तो हवा का तापमान है। तपती जो रेत है, उस समय उसके आसपास की जो हवा है वो लगभग उबल रही होती है। तो जो इलेक्ट्रो-ऑप्टिक सीकर अधिकांश जो ATGM में लगे होते हैं, वो उसमें नाकामयाब हो जाते हैं। वो टैंक को पूरी तरह से देख नहीं पाते हैं। जब खास तौर से जब हमें भरी दोपहरी में दोपहर से करीब 1 से 4 बजे के बीच में अगर टेस्ट करना हो, और हमला तो कभी भी हो सकता है, तो ये समस्या आती थी। और हमारे पास भी एक समस्या थी कि इतना एडवांस सीकर
ना तो कोई बनाता था और ना हमारे पास की हो पा रहा था। 2 किलोमीटर तक का रेंज हम बहुत पहले अचीव कर चुके थे, लेकिन 4 किलोमीटर करने में काफी समय लगा। हाँ, एक चीज और होती है जिसका, जो कि इस टैंक, इस जो नाग 2 में भी जिसका उपयोग किया गया है और जो नाग 4 में 1 में भी थी, वो ये कि फायर एंड फॉरगेट के साथ साथ इसका लॉक ऑन बिफोर लॉन्च एंड लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च। लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च में क्या होता है कि हमने जिस दिशा में टैंक है, हमने मिसाइल को छोड़ दिया। अब जब मिसाइल उसके नजदीक पहुंचता है, लगभग 1 से 2 किलोमीटर के रेंज में रह जाती है, तो उस समय उसका सीकर बहुत अच्छी तरह से टैंक्स को और उसके सतह को देख पा रहा होता है और वो बहुत सटीकता से वार कर सकता होता है। तो हम लॉक ऑन जब करते हैं, जब हम अपना और ये वायरलेस है, तो हम जो हमारा सैनिक उसको देख लेता है, उसके बाद अटैक करता है। तो हमें इन तमाम चीजों का ध्यान रखना था कि एक तो हर परिस्थिति में, ठंडे देशों में या जो कम गर्मी वाले देश है, वहां के तो आपको बहुत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मिल जाएंगे, लेकिन भारत की जैसी परिस्थितियां हैं उसमें इन तमाम जरूरतों को पूरा करने वाले बहुत कम मिसाइल हैं। भारत ने, डीआरडीओ ने बहुत परिश्रम रवि सर, आर्मी बहुत पहले से 3rd जनरेशन ATGMs की डिमांड कर रही थी। क्या इस नाग मिसाइल को हम नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी से युक्त मान सकते हैं, जो नाग MK2 के रूप में है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी तो हमारे पास बहुत पहले से थी। ये तो हम लगभग आज से 20 वर्ष पहले भी हम डिमॉन्स्ट्रेट कर चुके हैं। जहां तक सवाल है नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का, इसका जो इलेक्ट्रोप्टिक सीकर है वो हर परिस्थिति में काम करता है। ये इंफ्रारेड के में काम करता है, तो दिन हो या रात, तो उससे अंतर नहीं पड़ता। जो सबसे विकट परिस्थिति वो होती है जिस समय के, तब की दोपहरी में, जून का महीना होता है और उस समय जो रेगिस्तान में जो हवा है जमीन की सतह के आसपास, वो लगभग उबल रही होती है। तो इतनी टर्बुलेंस होती है हवा में कि जो सीकर है, इलेक्ट्रोप्टिक सीकर, वो पूरी अच्छे से काम नहीं कर पाता था। लेकिन आज हमारे पास वो सीकर है जो 4 किलोमीटर और उससे अधिक की दूरी करने में भी काम करता है। और इसमें दोनों चीजों को जरूरत पूरी करता था। लॉक ऑन बिफोर लॉन्च, यानी कि लॉन्च करने से पहले हम इसको टारगेट पर लॉक कर सके, और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च, यानी हमने फायर कर दिया और कुछ क्षण के बाद जैसे ही वो नजदीक पहुंचता है टैंक के, हम उसको लॉक कर देते हैं और वो ध्वस्त कर देता है टैंक को। अब रही बात इसके टेरेन की, देखिए भारत में टेरेन भी जो है, हमारे रेगिस्तान भी है, ठंडे रेगिस्तान भी है, गर्म रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी हैं और पथरीली जमीनें भी हैं, अपने घने जंगल भी हैं। तो ऐसे में हमें एक हल्के वाहन की आवश्यकता थी, जो कि खतरनाक, जहाँ पे माइंड हो, जहाँ पे के दुश्मन इन्फेंट्री को जाने में खतरा होता है। अब इन्फेंट्री क्या है, जब हमें किसी दुश्मन के इलाके में घुस के हमला करना होता है तो इन्फेंट्री लीड करती है, और सबसे बड़ा खतरा इन्फेंट्री को होता है जो आपके दुश्मन के टैंक होते हैं। तो अब ये जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, ये भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बेहद हल्का है क्योंकि इसमें कंपोजिट्स का बहुत इस्तेमाल किया गया है। वो हमारी लेबोरेटरी जिसने कि मिसाइल्स के लिए कंपोजिट्स डेवलप किए थे, आज उन्हीं के सहयोग से हमने इसके लिए ऐसे कंपोजिट्स डेवलप किए हैं जो कि बेहद हल्के हैं, लेकिन मेटल धातु के समान ही ये स्ट्रॉन्ग भी हैं, और बम के जो गोलियां चलती हैं उनको रोकने में सक्षम है। तो ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपका इतना हल्का है कि हम कहीं भी इसको पूरे देश में आराम से ले जा सकते हैं, पूरी रफ्तार से दौड़ सकता है, हमारे सैनिकों को आगे तक ले जा आप सकता सही है। कह रहे हैं गुप्ता सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि स्वदेशी अगर हथियार हो, टेक्नो हमारे पास हो, चीजें हमारे पास हो, तो हमें हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। और यूक्रेन की जो हालत है, कम से कम वो एक सबक है ऐसे देशों के लिए जो अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं। CDS अनिल चौहान ने क्या कुछ कहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, एक बार उसे सुन लेते हैं, उसके बाद मेजर जनरल शशि अस्थाना आपका रुख करता हूं। Operation Sindoor has showed us as to why indigenously developed counter-US systems and counter-US systems built for our terrain and our needs are crucial. We cannot rely on imported niche technology that are crucial for our offensive and defensive missions. We must invent and build and safeguard ourselves. Dependence on foreign technologies weakens our preparedness, limits our ability to scale up production, results in shortfall of critical spares for sustenance and round-the-clock availability. Another important aspect of this capability is that foreign weapons and sensors, their capabilities are known to all,
and adversaries can predict our tactics and doctrinal concepts based on the capabilities of this particular system. So you may have today on very modern aircrafts air-to-air missiles, so say ranges are known to us, so are they known to the adversaries also? And the moment if they are imported, then obviously the adversary can keep out of those ranges and develop tactics accordingly. मेजर जनरल शशि अस्थाना और डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता पूर्व डायरेक्टर डीआरडीओ मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शशि अस्थाना सर, 2009 की बात जहां तक मुझे याद आती है, आपने जिक्र किया स्पाइक का, आपने जिक्र किया जेवलिन का। 2009 में शायद करीब 8,500 ATGMs का एक ऑर्डर था, जिसमें करीब 321 के करीब लॉन्चर्स थे और 15 सिमुलेटर से करीब मेरे ख्याल से 3,200 करोड़ का ऑर्डर था। स्पाइक टेस्ट हुआ लेकिन वो ऑर्डर किसी काम का नहीं रहा और वो ऑर्डर मतलब बढ़ ही नहीं पाया आगे, और फिर जेवलिन भी मेटलाइज नहीं हुआ क्योंकि हमने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की थी। जो मेरी जानकारी है, एक बिग ऑपरेशनल गैप दिखता है क्या वेस्टर्न फ्रंट पर, जहां तक हम ATGMs की बात करते हैं और उसे पूरा करना अब नाग के जरिए पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल। जो आपने 2009 की बात बताई, उस टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे आड़े आई थी वो थी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों ही देश करने को तैयार नहीं थे। एक तो बिल्कुल ही तैयार नहीं था, वो बोलते थे हम तो ट्रायल भी नहीं करने देंगे, जेवलिन जो अमेरिका वाले थे, और जो इजराइल वाले थे स्पाइक मिसाइल वाले, वो कह रहे थे कि ठीक है आप ट्रायल कर लीजिए, और ट्रायल करने के बाद में लेकिन वो जो है जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर करने के वो भी मूड में नहीं थे। तो इन दो कारणों से हमें लगा कि नहीं, हमें अपने, और उस समय यही बात चल रही थी कि अगर हम इतना बड़ा ऑर्डर ले लेते हैं स्पाइक मिसाइल का, तो हमारा जो नाग का जो प्रोजेक्ट है वो बंद हो जाएगा, वो बंद होने के कगार पे आ जाएगा, क्योंकि फिर दोनों चीज़ें एक साथ आगे बढ़ाना सही नहीं होगा। तो जब हमें लगा कि नहीं नहीं नहीं, हमें आत्मनिर्भर होना ही चाहिए, और आत्मनिर्भर के काफ़ी सारे फायदे हैं। अभी आपने एक क्लिप भी चलाई, उसमें भी वही चीज़ें बताई जनरल चौहान ने भी, और मैं भी जो मैं इंसिस्ट कर रहा था कि देखिए सर्च कैपेबिलिटी जिसकी वो बात कर रहे थे, उसको हम सर्च कैपेबिलिटी कहते हैं। यानी कि अचानक से अगर लड़ाई छिड़ जाती है और हमें 24 घंटे काम करके हम ज़्यादा मिसाइल प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब कोई दूसरा देश अगर हमें दे रहा है तो उसकी तो वो लड़ाई नहीं है ना, तो वो जरूरी नहीं है कि वो उतनी मेहनत से हमें प्रोड्यूस करके दे। और उसी मुताबिक जो टैक्टिक्स और ये जो जेवलिन है, जेवलिन के मान लो और स्पाइक के सारे वर्ल्ड में सबको पता है कि भाई उसकी क्या कैपेबिलिटी है, कैसे उसके साथ परीक्षण किया जा सकता है, और कैसे उसके साथ में वो लोग जो हमारे एडवर्सरीज हैं वो भी उसी मुताबिक की टैक्टिक्स बना सकते हैं। तो हमारी अपनी जो चीज़ है, अभी हमने सिंदूर में देखा, ऑपरेशन सिंदूर में, कि हमारी जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है उसके लिए उसका कोई तोड़ नजर नहीं आया पाकिस्तान के पास में। अगर हमने ब्रह्मोस मारी तो ब्रह्मोस को ना डिटेक्ट कर पाए ना रोक पाए। लेकिन जो वेस्ट के प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी सबकी तैयारी थी, चीन ने उन सब की तैयारी की हुई है, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म्स की तैयारी नहीं थी। तो वही चीज इसीलिए लागू है कि हमें भी अपनी मिसाइल चाहिए। तो नाग जो है वो हमारी ये गैप को पूरा करती है, और थर्ड जनरेशन की हमें जरूरत थी। सेकंड जनरेशन तो हम लोग बना रहे थे, पहले मिलान वगैरह बना रहे थे, तो उससे तो कोई, लेकिन वो अब आज के दौर में वो बहुत पुरानी बात हो गई है, तो उससे तो वो कैपेबिलिटी नहीं आएगी। तो हमें थर्ड जनरेशन की आप दोनों जो बात बता रहे हैं सर, वो बातें, आप लोग सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, इसलिए बहुत कुछ बातें आप लोग रोकते भी हैं, बहुत कुछ बातें सामने भी रखते हैं, जो ज़रूरी है उस जनता के सामने लगते हैं। लेकिन नाग MK2 अगर पूरे प्रोडक्शन के साथ भारतीय सेना को मिल जाता है तो एक बड़ा डेफिसिट है दर्शकों भारतीय सेना के पास, और उस नंबर को मैं ज़रूर नहीं रखना चाहूँगा, लेकिन वो डेफिसिट पूरा होगा तो भारतीय सेना भी बॉर्डर पर अपनी ताकत के साथ मौजूद रहेगी और सामना करने के लिए तैयार भी रहेगी। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल शशि अस्थाना और डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता इस जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।